हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछले क्लासों को देख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। हमने प्रैक्टिस सेटों में बताया कि आप वनडे एग्जाम का एग्जाम देना चाहते हैं तो एसएससी किरण पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव बुक लेंगे। एसएससी किरण पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए। वो नहीं ले पाते हैं तो यूथ कंपटीशन का लेंगे ऑब्जेक्टिव बुक, सामान्य अध्ययन का। वो नहीं ले पाते हैं तो घटना चक्र लेंगे, और उससे भी सबसे सस्ती बुक अगर लेना चाहते हैं तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक लेंगे। लेकिन लूसेंट का उतना कोई बेहतरीन महत्व नहीं होता है जितना इन सब बुकों का है। घटना चक्र ले लीजिए, या और अगर आप पीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पीसीएस पूरा अवलोकन ले लें, ठीक, जिससे घटना चक्र का और तैयारी करती रहिए बेहतरीन तरीके से। नोट्स काफी है, अगर किताब भी रखते हैं उसके साथ में मिलाकर पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मेहनत से पढ़िए, आगामी आप एग्जामों में सफल हुए, मेरी ऐसी कामना है। तो हम लोग पिछले समय में भारत के मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को देख रहे थे। गुलाम वंश में पिछली क्लासों में हमने रजिया सुल्तान के एक बड़े भाई के तरीके से देखा कि एक इसका बड़ा भाई था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसने इसका विरोध करके क्या कर लिया, इसकी सीट को अपना लिया था। इसका जो पिता था रजिया सुल्तान, एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि रजिया सुल्तान एमटीएस में रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान क्या थी, पुत्री थी। इसको नोट करेंगे, डाटर ऑफ इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री थी, जिसका पिता हमने सुबह में बताया कि इल्तुतमिश दक्षिण भारत में था। इसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो ये अपने पुत्रों को हेल्प मांगा, लेकिन कोई भी पुत्र, सभी लोग ये चालाकी में थे कि पिताजी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की जो राजगद्दी है दूसरा भाई ले लेगा, इसमें उसमें करते सब नहीं गए। रजिया सुल्तान ने गई, इसका हेल्प किया अपने पिता इल्तुतमिश का, इसीलिए उन्होंने अगला जो सिंहासन पर बैठने का उत्तराधिकार सौंप दिया रजिया सुल्तान को। लेकिन इसका एक बड़ा भाई था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जबरदस्ती करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता से गुहार लगाई कि ये हमारे पिता के न्याय के खिलाफ है, हमारे पिताजी ने जो हमको दिया था वो जबरदस्ती छीन करके ऐसा किया। तो फिर दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाया, और इसके बाद फिर 1236 से लेकर के 4 सालों तक 1240 तक रजिया सुल्तान शासन करेगी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला या भारत में प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है, ठीक, जिसकी हत्या 1240 में कर दी जाएगी इसी के एक बड़े भाई के कहने पर। आगे की तरफ देखा जाएगा, इसमें लिखेंगे दिल्ली के सिंहासन पर रजिया सुल्तान, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका यह सुल्तान थी। कौन, रजिया सुल्तान, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे, इसने, कौन, रजिया सुल्तान, इसने पर्दा प्रथा का त्याग किया और टोपी एवं कुला धारण कर शासन की। पर्दा प्रथा का मतलब जो मुस्लिम महिलाएं पर्दे के अंदर अपना सर ढककर रहती हैं उसका त्याग किया। किसने, रजिया सुल्तान ने। टोपी एवं कुला, टोपी धारण की और सुल्तान की तरह पगड़ी बांध करके क्या किया, शासन की रजिया सुल्तान। आगे की तरफ देखेंगे, रजिया सुल्तान का एक और भाई था रजिया सुल्तान
5 बेटे थे इल्तुतमिश के। रजिया सुल्तान के बड़े भाई बहराम शाह इसकी हत्या करना चाहता था। इसकी हत्या करना चाहता था। ठीक, जो बहरम शाह था, ये 40 गुलाम सरदार को, जो हमने दल चालीसा पढ़ा था, किसको? 40 गुलाम सरदार जो थे, ठीक, गुलाम सरदार, जो ऊपर हमने देखा इल्तुतमिश ने एक ऐसा दल चालीसा या 40 गुलाम सरदारों का एक कमेटी बनाया था कि जब राजा चलेगा, जैसे एसपीजी कमांडो चलती है, तो ये 40 उसके साथ सरदार चलेंगे घोड़े पर बैठ करके, यानी राजा की सुरक्षा में चलेंगे। तो बहरम शाह क्या किया, इसका बड़ा भाई था रुकनुद्दीन फिरोज भी इसका बड़ा भाई था, ये सब 5 भाई थे जो रजिया सुल्तान के थे। तो ये क्या किया, इल्तुतमिश का जब तबीयत खराब हुई तो सेवा करने के लिए नहीं गए, राजगद्दी पर बैठने के लिए रुके रह गए दिल्ली में। ये सब सोचते थे कि राजगद्दी हमारी हो जाए, सब भाई आपस में टकराहट किए थे। तो बहरम शाह पुरुष होने के नाते दल जो चालीसा था, यानी गुलाम जो 40 गुलाम सरदार थे, इनको अपने कब्जे में कर लिया। पुरुष था और रजिया सुल्तान इसी की बहन थी, लेकिन वो महिला थी, इसलिए ये अभी उधर सेवा में थी। तब तक जो इसका एक बड़ा भाई था बहरम शाह, ये दल चालीसा को अपने कब्जे में ले लिया और इसी के माध्यम से उसकी हत्या करवाना चाहता था। ठीक, पहली बार में असफल हुआ। फिर आगे देखेंगे हम इसमें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे और प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे जो है क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप से जुड़ करके टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम। इसने एतगिन एक एतगिन था, एतगिन को इक्तेदार बनाया कहाँ का? बदायूं का, यूपी में पड़ता है बदायूं। ठीक, बदायूं का क्या बनाया? इक्तेदार बनाया। एकता का मतलब हमने बताया था प्रांत, और वहां का राजस्व वसूलने वाला इक्तेदार कहलाता था। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे अल्तुनिया को इक्तेदार बनाया कहाँ का? भटिंडा पंजाब, पंजाब का। और ये जो अल्तुनिया था, एक तरफ से लोग मानते हैं कि रजिया सुल्तान का बचपन का प्रेमी माना जाता है। ठीक, रजिया सुल्तान को बचपन का प्रेमी माना जाता है। कौन? अल्तुनिया। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसमें यहां तक नोट करिएगा, आगे देखिएगा। इसने कौन? रजिया सुल्तान, इसने याकूत खां, ठीक, याकूत खां, कोष्टक में लिखेंगे हफ्सी था। ठीक, ये अफसिनाई हफ्सी एक जाति है जो तुर्कों से भिन्न है, और ये दिल्ली सल्तनत जो चल रहा है ये तुर्क है, तुर्क जाति के लोग। लेकिन ये अफसिनाई हफ्सी था, एक जाति है मुस्लिम के अफगानिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, याकूत खां को अपने
अपने अश्वशाला का, अश्वशाला, अश्वशाला का मतलब घोड़े का घर, ठीक, अश्वशाला का अमीर, अमीर ए आखूर, ए आखूर नियुक्त किया, नियुक्त किया, नियुक्त किया। अमीर ए आखूर का मतलब होता है, अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर का मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान, यानी जहाँ पर घोड़े पाले जाते थे उस घर का पूरे का प्रधान कौन माना जाता था? याकूत खान। अब हुआ क्या, रजिया सुल्तान बहुत छोटी कद की थी और वो घोड़े पर चढ़ नहीं पाती थी। रजिया सुल्तान छोटे कद की थी, घोड़े पर चढ़ नहीं पाती थी। तो याकूत खान जो अश्वशाला का प्रधान था, ये क्या करता था, पहले उसके पैर को, सुल्तान के पैर को चूमता था हाथ से और फिर उसी को हाथ से उठा करके घोड़े पर बैठाता था। तो लोगों ने इसका विरोध स्टार्ट कर दिया, कहा एक तुर्क जात की होकर के महिला, वो भी रजिया सुल्तान होकर के एक हबशी से प्रेम करने लगे। ये बात बहुत दूर तक जब फैली तो उस समय जो इसका भटिंडा का, पंजाब का, इसके बचपन का जो प्रेमी था अल्तुनिया, ये बात उसके यहाँ जब पहुंची तो उसने अपने आप को विरोध जताने के लिए वहां का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया कि हम भटिंडा पंजाब के क्षेत्रों का हम स्वतंत्र शासक। इसी को लेकर के दबाने के लिए रजिया सुल्तान दिल्ली से चली। कहां से? दिल्ली से, ठीक। वहां पर उसको समझाने के लिए जब चली और जब पहुंची, भटिंडा पहुंची, तो भाई कोई भी है, उसके बचपन का प्रेमी था, उसने क्या किया, निकाला होगा कटार। अल्तुनिया ने याकूत खां की हत्या कर दी, जो उसके घोड़े का प्रधान था, इसी की हत्या कर दिया। वो सोचा होगा कि यही कब्जा कर रहा है उस पे, और ये बस बैठाता था घोड़े पर। रजिया सुल्तान छोटी थी, घोड़े पर नहीं बैठ पाती थी, इसको बैठाता था। लेकिन जनता समाज के हिसाब से उस समय विरोध करने लगे कि एक तुर्क जाति के होकर के वो भी महिला, एक हबशी से प्रेम, ठीक। इसका विरोध के नाते दुनिया को ऐसा देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसको सब प्रेमी उल्टा मान करके अल्तुनिया ने इसकी हत्या की और फिर रजिया सुल्तान के साथ विवाह किया। और विवाह करके वापस जब लौट रहा था, कौन, यही दिल्ली शासन करने के लिए फिर लौट रहा था, रजिया सुल्तान के साथ फिर लौट रहा था। कौन लौट रहा था? यही अल्तुनिया। और जब लौटा तो उधर से क्या हुआ आगे देखेंगे। 1240 ईस्वी में विवाह करके लौटा, दिल्ली की तरफ लौट रहे थे सब शासन करने के लिए दोबारा। 1240 ईस्वी में बहराम शाह, बहराम शाह कौन था? इसी का भाई, किसका? अल्तुनिया का भाई, सॉरी, ब्रदर ऑफ रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ठीक, ब्रदर ऑफ रजिया सुल्तान। बहराम शाह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया, राजगद्दी पर बैठा और दल चालीसा के माध्यम से रजिया की हत्या करवा दिया। रजिया और, नोट करेंगे आगे, रजिया और अल्तुनिया की हत्या करवा दिया। अल्तुनिया की कैथल, हरियाणा में पड़ता है, कैथल हरियाणा के पास में हत्या करवा दी, के पास में हत्या करवा दी। अब हुआ क्या, 1240 ईस्वी का समय था
रजिया सुल्तान का जो भाई बड़ा था बहरम शाह, जिसने बहुत पहले भी दल चालीसा को लेकर के अपने कब्जे में कर लिया था, यानी कह लीजिए तो एसपीजी कमांडो को अपने कब्जे में इसका भाई कर लिया और कह रहा था बार बार कि हमारी बहन को मार दो, हम राजगद्दी पर बैठे। बाद में जब वही अल्तुनिया पंजाब से विवाह कर लिया, यानी याकूत खां की हत्या किया अल्तुनिया ने, और फिर अपनी प्रेमिका को लेकर रजिया सुल्तान को विवाह करके वापस दिल्ली की राजगद्दी यानी दिल्ली के शासन के लिए आ रहा था, तभी हरियाणा तक पहुंचे थे और वहीं पर रात्रि हो गई। मतलब वहां से आने में पंजाब से दिल्ली में तब समय लगता था, सेनाओं के साथ आना था, अब घोड़े से आना था। तो उन्होंने कैथल के पास में हरियाणा में विश्राम डेरा डाला। तब तक इधर से इसका जो भाई था दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और यहाँ से दल चालीसा को लेकर के भेज दिया दल चालीसा को कि जाओ उसको मार कर आओ, आदेश दिया बहरम साहब। और दल चालीसा गया और कैथल के हरियाणा के पास में अल्तुनिया की और रजिया सुल्तान की क्या कर दिए, हत्या करवा दी। और हत्या करवाने के बाद जानते हैं मर गए। दोनों का मकबरा नोट करेंगे, रजिया और अल्तुनिया का मकबरा, अल्तुनिया का मकबरा अल्तुनिया का मकबरा कहाँ है, यहाँ नोट करेंगे, कैथल हरियाणा में। कैथल कोष्टक में लिख लेंगे हरियाणा, ठीक। कहाँ पर है अल्तुनिया का मकबरा, कैथल हरियाणा, और रजिया दोनों का मकबरा हरियाणा में। आगे की तरफ देखेंगे, अगला शासक, यानी दोनों प्रेमी चले गए बेचारे, प्रेमिका को भी साथ में लेकर चले गए, ठीक। आगे की तरफ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती तो आप बताएंगे। अगला उत्तराधिकारी को देखेंगे, इसी का जो बड़ा भाई था बहरम साहब, जो इसकी हत्या करवाया। कैसे हत्या करवाया, दल चालीसा के माध्यम से, यानी जो एसपीजी कमांडो इल्तुतमिश बनाया था इसका पिता, उसी को अपने बस में कर लिया और उसी के माध्यम से उसकी क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया। आगे की तरफ देखेंगे, अगला उत्तराधिकारी बहरम शाह, बहरम शाह, बहराम शाह, बहराम शाह, बहरम शाह, ठीक। समय देखेंगे इसका 1240 से 1242, 1242 ईस्वी, ठीक। 1240 से 1242 ईस्वी लिखेंगे। इसने इल्तुतमिश का ही लड़का था, ठीक, रजिया सुल्तान का भाई। इसने 40 गुलाम सरदारों, इसने 40 गुलाम सरदारों इसने 40 गुलाम सरदारों, कोष्टक में लिखेंगे दल चालीसा जिसे कहा जाता था, दल चालीसा, यानी 40 सरदार एक साथ चलते थे, एसपीजी कमांडो जैसे आज चलते सरदार। दल चालीसा की जगह एक नया पद बनाया, एक नया पद बनाया, नायब ए मुमलुकात, ठीक। इसने दल चालीसा का, इसको डर थी क्योंकि इसी से अपनी बहन की हत्या करवाया था, ठीक। इसको डर थी कि कहीं यही सब मिल करके फिर कोई दूसरा इसमें भीड़ करके ना पैसा दे दे। भाई चोर को चोर से डर होता है, ठीक। तो इसको इसे डर थी कि कहीं हम जैसे करवाएं मरवाएं वैसा कोई और आकर के मिल न जाए और इनको दल चालीसा को पैसा दे दे और ये हमको मार दे। तो नायब मुमलकात, इसी का एक नया पद बना दिया इन्होंने, नाम चेंज करके 40 गुलाम सरदारों का, ठीक, नायब मुमलकात, ठीक। इसमें इसका लिखेंगे प्रथम नया सरदार कौन बना, एतगीन बना, ठीक। जो रजिया सुल्तान के समय में कहाँ का, बदायूं का इक्तेदार था, एतगीन को बनाया। आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। देखेंगे आगे की तरफ हम दिल्ली सल्तनत पर
दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ 1241 ईस्वी। और पहला एक और आक्रमण भारत के क्षेत्रों में हुआ जो सिंध प्रांत पर हुआ था, जहां का शासक जलालुद्दीन मकबरनी था। तब इल्तुतमिश शासक था भारत का। ठीक 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश था शासक। तो उस समय जो हुआ था आक्रमण कहां पर, उसमें सिंध प्रांत पर हुआ था। लेकिन भारत पे यानी दिल्ली सल्तनत पे पहला मंगोल जो मंगोलिया से आए थे, इनका आक्रमण कहां हुआ, सिंध दिल्ली के सल्तनत पर हुआ था। ठीक कब, 1241 ईस्वी में। देखेंगे जो मंगोल आक्रमण किया था, मंगोल जो शासक था, मंगोल शासक आक्रमणकर्ता जो आक्रमण करता था वो था तेज बहादुर। कौन था? तेज बहादुर। नोट करेंगे तेज बहादुर। ठीक, सेनापति। मंगोलों का एक तरफ कह लीजिए मंगोल शासक जो आक्रमण करता था उसका सेनापति था तेज बहादुर। इसने सबसे पहले लाहौर को नष्ट किया। सबसे पहले लाहौर को नष्ट किया। पहले ये भी दिल्ली की प्रथम नष्ट किया। दिल्ली की क्या थी? प्रथम राजधानी थी। कौन? लाहौर। ऐबक और आराम शाह जो उसका लड़का था, दोनों ने लाहौर को बैठकर ही लाहौर से ही शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसीलिए इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी भी बनाया। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम 1242 ईस्वी में 1242 ईस्वी में इसकी हत्या किसकी? बरम शाह की। इसकी हत्या मसूद शाह ने कर दिया। ठीक, मसूद शाह इसी का भाई था, उसने कर दिया। ये भी कोई बेहतरीन अगला शासक बना। कौन? मसूद शाह। कोई उतना योग्य शासक नहीं था मसूद शाह। फिर इसका अगला उत्तराधिकारी आएगा इसकी हत्या करके। आगे नोट करेंगे मसूद शाह। अगला उत्तराधिकारी मसूद शाह। कौन? मसूद शाह, जिसका समय था 1242 से लेकर 1246 ईस्वी। ठीक, मसूद शाह। अगला उत्तराधिकारी ये अयोग्य शासक था, इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। अगला उत्तराधिकारी मसूद शाह के बाद हुआ नसरुद्दीन महमूद। देखेंगे 1246 से लेकर 1266 ईस्वी। ठीक, देखा जाए इसके बारे में। इसने अपना वजीर, नोट करेंगे, इसने अपना वजीर, वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। क्योंकि आप भाषण देते हुए ओवैसी को देखे होंगे। ठीक, ये IIM का जो अध्यक्ष है या संस्थापक मोहम्मद ओवैसी साहब, वो बार बार कहते हैं वजीर आजम। हमारे देश के जो वजीर आजम है यानी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन पे बार बार उन्होंने क्या कर बातें अपने रखते हैं। तो इसने अपने वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक, वजीर बलबन को नियुक्त किया। बलबन नाम है, बलबन को नियुक्त किया। और बलबन का बहुत बड़ा प्रसिद्धि है दिल्ली सल्तनत में। आगे देखेंगे। और बलबन
जो प्रधानमंत्री बनाया था बलबन को उलूग खां, उलूग खां, उलूग खां, ठीक, उलूग खां। इसका मतलब होता है विश्व का खान, विश्व का खान, ठीक, यानी विश्व में प्रसिद्ध व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति की उपाधि प्रदान की, ठीक। नसरुद्दीन महमूद जो था अपना वजीर बलबन को बनाया और बलबन को उलूग खां यानी जिसका मतलब होता है विश्व के खां की क्या की उपाधि दिया। अब अगला शासक जो बनेगा इसके मरने के बाद वो बनेगा बलबन। कौन? बलबन, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है उसी के विषय में हमको पढ़ना है, गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन नोट करेंगे, गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन, ठीक। समय था इसका 1266 से लेकर ठीक 1287 ईस्वी तक, 1287 ईस्वी तक गियासुद्दीन बलबन। नोट करेंगे यह एक इलबारी तुर्क जाति का था, यह इलबारी तुर्क जाति का था, तुर्क जाति का था। क्या था? इलबारी तुर्क जाति का था। आगे युवा अवस्था में इसे जो मंगोल थे, मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया था। इसको जो मंगोल थे बंदी बना करके वापस मंगोलिया लेकर चले गए थे। फिर आगे देखेंगे इसे ख्वाजा जलालुद्दीन के द्वारा खरीदा गया। आगे देखेंगे फिर क्या हुआ। ख्वाजा जलालुद्दीन जब खरीद कर लेकर आया, फिर लिखेंगे 1233 ईस्वी में इसे इल्तुतमिश ने खरीद लिया। इसे इल्तुतमिश ने खरीदा गुलाम के रूप में। अब मंगोल जब इसको मंगोलिया बंदी बनाकर ले गए थे तो ख्वाजा जलालुद्दीन था इसे खरीदा और लेकर के भारत आया। और भारत में जब आया तो दिल्ली सल्तनत का उस समय सुल्तान हुआ करता था इल्तुतमिश, ठीक 1236 ईस्वी तक था। लेकिन 1233 में इल्तुतमिश ने इसे एक गुलाम के रूप में क्या कर लिया, बलबन को खरीदा। आगे देखेंगे बलबन का वास्तविक नाम वास्तविक जो इसका नाम था वो था बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन था, ठीक। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। आगे की तरफ लिखेंगे फिरदौसी।
डबल स्टार बनाकर लिखेंगे। किताब का नाम पूछा गया फिरदौसी। फिरदौसी, ठीक। फिरदौसी ने एक बुक लिखी, बुक्स लिखा। दरबारी कवि हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में। ये तो हम लोग मोहम्मद गजनवी के समय से देख रहे हैं। बुक्स लिखा, क्या? शाहनामा। शाहनामा, ठीक। इसको हमने मोहम्मद गजनवी के समय में पढ़ा था। शाहनामा तभी लिखा था। इसमें बहाउद्दीन को जो बताया, ये बताया था अफरासियाब वंश से संबंधित से बताया है। यानी जो फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखा है, शाहनामा नाम की, इसमें इन्होंने बताया कि जो बहाउद्दीन है यानी जो बलबन है वो किस वंश से है? अफरासियाब वंश से है। किससे? अफरासियाब वंश से, ठीक। इसमें इसका वर्णन किया हुआ है, किसका? बहाउद्दीन का। किसने? फिरदौसी ने। किसमें? शाहनामा में बताया कि जो बहाउद्दीन है वो अफरासियाब वंश से था, ठीक। आगे की तरफ नोट करेंगे। इसने, बलबन ने क्या किया? इसको भी डर थी कि जो दल चालीसा पिछले समय से हत्या करके राजाओं को बनाते हुए आया है, तो इसको डर की वजह से इसने क्या किया? इसने दल चालीसा का जिसका नाम अब हो गया था नायब मुमलकात, दल चालीसा नायब मुमलकात, दल चालीसा का अंत कर दिया। इसको डर थी कि कहीं हमारी भी हत्या उसी प्रकार न हो जाए, इसने अंत कर दिया। आगे देखेंगे। इसने दिल्ली में अपने विरोधियों का इसने दिल्ली में अपने विरोधियों का दमन करने के लिए लव एवं रक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। लव एवं रक्त नीति अपनाई। ठीक। लव एवं रक्त की नीति का मतलब है लव के बदले मतलब रक्त के बदले रक्त, ठीक। अगर इसने कहा था, इसने दिल्ली में जो इनके विरोधी हुआ करते थे उस समय के जो अमीर थे, इसका जो विरोध कर रहे थे, सीधे सीधे इन्होंने कहा रक्त के बदले रक्त। यानी आपको कोई मारता है, गोली से मारता है, तो आप भी गोली से मारिए, जैसा होगा वैसा व्यवहार आपके साथ किया जाएगा। इसका एक खुला आदेश था दिल्ली के सुल्तानों में। किसका? बलबन का। आगे की तरफ देखेंगे। नोट, थोड़ा नोट लिखिएगा। नोट लिखेंगे। नोट में इस प्रथा का अंत, लिखेंगे आगे। इसने सिजदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिजदा एवं पैबोश प्रथा की शुरुआत की। ठीक, की शुरुआत की। अब जो सिजदा था ये क्या है? आप पैबोश। सिजदा का मतलब होता था पगड़ी को, अपनी पगड़ी को सुल्तान
के चरण में रखना, सुल्तान के चरण में रखना। अब पैबोस का मतलब होता था पगड़ी रखकर पांव को चूमना, इसने बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने कहा कि जो सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक, अपने आप को भगवान बताया और कहा सिजदा एवं पैबोस दो प्रथा। सिजदा का मतलब होता था व्यक्ति अपनी पगड़ी उतारे और उनके चरणों में रख दे, ठीक, सुल्तान के, और फिर पैबोस प्रथा करे, यानी घुटने के बल बैठ करके, घुटने के बल बैठ करके उसको पैरों को चूमे, ठीक, पगड़ी रख करके घुटने बल से चूमना, घुटने के बल से चूमना, घुटने के बल के द्वारा चूमना, यानी नीचे बैठ करके उसके पांव को चूमना पड़ता था, ठीक। आगे लिखेंगे, इस प्रथा का अंत औरंगजेब ने किया, इस प्रथा का अंत औरंगजेब ने किया। किसने किया? औरंगजेब ने किया। लेकिन ये इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए औरंगजेब ने दूसरी तरीके की नीति अपनाई, ठीक। गुरु तेग बहादुर को बताते हैं लोग कि जलती कढ़ाई के तेल में छड़वा दिया, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार कर रहे थे तो गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु जो थे। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें बलबन में, तो हमने दो चीज देखा बलबन के लिए जो प्रसिद्ध थी, जो इसके विरोधी थे उनके लिए लव एवं रक्त की नीति चलाई, यानी खून के बदला खून, ठीक। आप जैसे हमारे साथ व्यवहार करेंगे वैसे, जैसे चंद्रशेखर आजाद कहे थे दुष्ट के साथ हमेशा क्या करना चाहिए? दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, जो जैसे आपके साथ व्यवहार करता है वैसा करना चाहिए। तो गयासुद्दीन बलबन है। आगे की तरफ इसमें हम देखेंगे बलबन ने नवरोज उत्सव क्या होता है? ये फारसी नववर्ष होता है, ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे फारसी नववर्ष, ठीक। फारसी नववर्ष 21 मार्च को आता है, 21 मार्च को आता है। नवरोज उत्सव को मनाने के लिए आरंभ किया। ठीक, नवरोज उत्सव मनाना आरंभ किया किसने? बलबन ने, ठीक, मनाने के लिए सबको आरंभ दिया। नवरोज उत्सव क्या होता था? रोज जो सप्ताह हुआ करते थे, सप्ताह के 7 दिन नए नए कपड़े पहन करके निकलना, ठीक। और ये नवरोज उत्सव कब मनाया जाता था? 21 मार्च को, ठीक। रोजाना अलग अलग तरीके का कपड़ा, ये नवरोज उत्सव 21 मार्च को आता है, वहीं से प्रारंभ होता था, ठीक। रोजाना सप्ताह के 7 दिन अलग अलग तरीके का कपड़ा पहनना। आगे की तरफ नोट करेंगे नवरोज उत्सव पर प्रतिबंध, उत्सव या त्योहार पर प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया। प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया, इसको भी इन्होंने रोक दिया। और सही है भाई, गरीब कहाँ से रोजाना नया कपड़ा पहनेगा। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें स्वयं को खुदा का प्रतिनिधि कहा करता था। यह स्वयं को खुदा का
खुदा का प्रतिनिधि कहा करता था कहता था कि स्वयं हम खुद खुदा हैं। इसीलिए तो इन्होंने पैबोस और सीधा प्रथा का स्टार्ट किया था। ठीक, सीधा और पैबोस प्रथा, यानी अपनी पगड़ी हमारे चरणों में रखी और हमारे पैर को क्या करिए, चूमिए सुल्तान। तो खुदा का प्रतिनिधि कहा करता था। उपाधि धारण किया, क्या उपाधि धारण की, कौन कौन सी उपाधि धारण की, इसको देखेंगे, लिखेंगे। नियाबत ए खुदाई, याद रखेंगे इसको, नियाबत ए खुदाई। अल्लाह का प्रतिनिधि, यानी स्वयं ईश्वर हमको राजा अपना प्रतिनिधि चुन करके, मतलब प्रतिनिधि बना करके कहाँ भेजा हुआ है। आगे इसने आपको, अपने आप को, दूसरा अपने आप को कहा करता था, क्या कहा करता था, देखेंगे। ये अपने आप को कहा करता था। ठीक, अल्लाह की परछाई, अल्लाह की परछाई, अल्लाह की परछाई कहा करता था अपने आप। ठीक, उपाधि धारण किया, कौन सी उपाधि धारण किया, देखेंगे इसमें। जिल ए इलाही, क्या जिल ए इलाही, ठीक, जिल ए इलाही का क्या किया, उपाधि धारण किया। किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक, अपने आप को नियाबत ए खुदाई, यानी खुदा का प्रतिनिधि, और दूसरा कहा करता था अल्लाह की परछाई, जिल ए इलाही। आगे की तरफ देखेंगे। हेडिंग डालेंगे, इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, ठीक, यानी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। ठीक, इसके बाद हम इसको अगले क्लासों में देखेंगे, फिर इसकी सेनाओं को देखेंगे। ठीक, महत्वपूर्ण कार्य के बाद इसकी सेना को देखने के बाद दो शासकों के बारे में और पढ़ना है, एक कैकुबाद और एक कैमूर्स। फिर गुलाम वंश खत्म हो जाएगा, हम लोग खिलजी वंश पे आएंगे। ठीक, मेहनत से पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक, हमारे उसमें प्ले स्टोर की लिंक दी गई है, जिसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ से टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। पेट के लिए आगामी किसी भी एग्जाम के सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।